हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश भट्ट स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल JTS GS वर्ल्ड पर। तो जैसा कि हम इतिहास के जानने के स्रोतों की मैं बात कर रहा था, तो उसमें हमने देखा धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, इसी के साथ हम विदेशी यात्रियों को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम अगले पार्ट में इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे। और फ्रेंड्स, यह बता दूं कि जब इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्रोत पुरातात्विक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि यह हमें इतिहास को जानने का प्रमाण देते हैं। और जो धर्म ग्रंथ थे, जो यात्रियों का विवरण था, उसमें क्या होता था, जो लेखक हुआ करते थे, जो यात्री रहते थे, जिस शासक के संरक्षण में रहते थे, वह उनकी कमियों को नहीं बताता था। इसलिए हम उनको स्रोतों को इतना तवज्जो नहीं देते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा पुरातात्विक स्रोत होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होता है। तो हम शुरू करते हैं आज इतिहास के जानने के पुरातात्विक स्रोत। तो फ्रेंड्स, इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों की मैं बात करूंगा तो पुरातात्विक स्रोतों में क्या कहा आता है। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले आते हैं अभिलेख। अभिलेख की बात करेंगे, हम सिक्कों की बात करेंगे, स्मारक और मूर्तियां एवं चित्रकला। तो फ्रेंड्स, हम अभिलेख और सिक्कों की बात करेंगे। स्मारक और मूर्तियां और भवन, ये सब हम जानकारी जब हम वंशों को पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख वो होते हैं जो किसी भी चीज पर लिखे हुए हैं। यदि वो स्तंभ पे लिखा हुआ है तो हम स्तंभ लेख बोलेंगे, यदि वो किसी पत्थर पे लिखा हुआ है तो हम उसको शिलालेख बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अभिलेख लिखी हुई चीजें, यदि वो ताम्र पत्र पे लिखा है तो ताम्र पत्र लेख बोलेंगे। यानी कि जो भी लिखा हुआ मिलता है उसे हम अभिलेख कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभिलेखों के बारे में हम आपको बताएंगे। अभिलेखों में मैं बताऊंगा आपको कि जब अभिलेखों की खोज हुई तो सबसे पहले हमें 1400 ईसा पूर्व में मध्य एशिया में एक अभिलेख मिलता है, बोगाजकोई अभिलेख। बोगाजकोई अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है, जो हमें कहाँ मिलता है? मध्य एशिया में 1400 ईसा पूर्व में। फिर इससे भाई हमको क्या जानकारी मिलती है? तो बोगाजकोई अभिलेख में यदि मैं बात करता हूं तो इनसे हमको 4 देवताओं की जानकारी मिलती है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो यहां मैं दिखाता हूं इंद्र, मित्र और वरुण, नासत्य। इस प्रकार से हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है कि प्राचीन काल में किन किन देवताओं की जानकारी होती थी। तो इसके बाद मैं बात करूं कि भारत में यदि अभिलेखों की बात करूं तो सबसे ज्यादा हमको अभिलेख प्राप्त होते हैं अशोक के। तो सबसे प्राचीन फिर होते हैं अशोक के। अशोक के अभिलेखों को बात करूं मैं तो अशोक के अभिलेख जब मिले तो उनको किसने पढ़ा? तो सबसे पहले उसको खोजा किसने? तो खोज की यदि मैं बात करूं 1750 ईस्वी में पाद्रे टी फैंथिलर ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा। उन्होंने अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसी के साथ मैं बात करूं कि खोज पाद्री टी फैंथिलर ने की है और पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ठीक है फ्रेंड, अशोक की एक विशेष बात यह है, उसको हर अभिलेख में अपना नाम अशोक ना लिखते हुए देवा नाम प्रियदर्शी दिखाता था। तो हर अभिलेख में अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी लिखा हुआ प्राप्त होता है। इसी के साथ यदि मैं बात करूं तो अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, 2 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। एक तो है मास्की, जो कि हमारा है हैदराबाद में, मास्की का अभिलेख। दूसरा है गुर्जरा, जो हमारा है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, जिसमें अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। इसी के बाद मैं बात करूं कि अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है। तो अशोक के अभिलेख 4 भाषाओं में लिखे हुए हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। यदि मैं ब्राह्मी की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो भारत में अभिलेख अशोक के मिलते हैं वह हमको ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर जो भारत है, जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र हो जाता है, वो खरोष्टी, वहां पर हमको खरोष्टी भाषा में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसी के साथ यदि ग्रीक और अरमाइक की बात करूं तो जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वहां हमको जो अभिलेख प्राप्त हुए वो ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से हमको अशोक के अभिलेखों की जानकारी मिलती है, जिससे अशोक
के साम्राज्य की इतिहास की पूरी हमको जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स अगली यदि मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, यह कहां पर है? यह बेसनगर में है, जो वर्तमान में आज विदिशा के नाम से जाना जाता है। तो बेसनगर विदिशा में हमें गरुड़ स्तंभ लेख मिलता है, जो यूनानी व्यक्ति है, ये भारतीय व्यक्ति नहीं है, यूनानी व्यक्ति है, हेलियोडोरस के द्वारा लिखा गया है गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें हमको भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। यह भगवत गीता और भगवान विष्णु से बहुत प्रसन्न हुआ था, इसलिए इसने भागवत धर्म के बारे में लिखा है। इसी के बाद में अगली बात करता हूं, कलिंग नरेश खारवेल। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछा गया कलिंग सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन था? खारवेल। ठीक, यह चेदी वंश का हुआ करता था। इसने यह अभिलेख लिखा है, हाथी गुम्फा अभिलेख, और इस अभिलेख में जो जानकारी मिलती है वो पूरे भारतवर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। इसी के बाद में अगले फ्रेंड्स हम स्कंदगुप्त पर आते हैं। स्कंदगुप्त का अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। यह इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो हुणों के आक्रमण हुए हमारे भारत पर, उनकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख में मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार से एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिलेख आता है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। फ्रेंड्स ये एरण कहां पर है? यह वर्तमान में सागर में है। तो सागर में जो एरण अभिलेख है, वहां से हमको सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। इसी के साथ मैं बात करता हूं मालवा नरेश यशोवर्मन की। यशोवर्मन ने एक अभिलेख लिखा है मंदसौर का अभिलेख। जो मंदसौर अभिलेख है उसमें हमें रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी के बाद मैं बात करूंगा एक सोहगौरा अभिलेख है, जो इसकी विशेष जानकारी नहीं है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसमें हमें दुर्भिक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है। इसके बाद अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कुछ और इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्रोत, और उसके बाद एक सिक्कों की बात करेंगे हम। तो अभिलेखों में कुछ और अभिलेख है, मैं इसके बाद आपके लिए लिखता हूं। तो फ्रेंड्स हमने अभिलेखों को जाना, कुछ प्रमुख अभिलेख और हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि किस शासक का कौन सा अभिलेख है। तो मैं बात करता हूं, यहाँ पर हम लिखेंगे शासक को, यहाँ बताएंगे हम अभिलेख को। तो शासक की बात करूं, रुद्रदामन का अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है यह किसका अभिलेख है। इसी प्रकार पुलमावी या गौतमी बलश्री द्वारा लिखा हुआ अभिलेख है नासिक अभिलेख। और समुद्रगुप्त, फ्रेंड्स यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त की जानकारी हमें इतिहास में किसी भी चीज से प्राप्त नहीं होती है, ना उसका कोई शासन हमको पता चलता है, ना उसका कोई राजनीतिक या कोई लिखा हुआ कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलता है। समुद्रगुप्त की पूरी जानकारी भारत को जीतने की, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, यह पूरी जानकारी केवल एक ही अभिलेख में हमको प्राप्त होती है। वह अभिलेख है प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि उसके राजकवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरातात्विक स्रोत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक स्रोत है यह प्रयाग स्तंभ लेख, इससे ही हमको जानकारी मिली है, और यह मैं बता चुका हूं प्रमाणिक मतलब इतिहास को जानने का स्रोत है, प्रमाणिक स्रोत है। इसीलिए समुद्रगुप्त की हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम सत्य मानते हैं। इसी के साथ मैं बात करूं, यहाँ है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख, और प्रतिहार नरेश भोज है, प्रतिहार नरेश भोज ने लिखा है ग्वालियर अभिलेख। इसी के साथ बंगाल का एक शासक है विजयसेन, विजयसेन के द्वारा लिखाया गया है देवपाड़ा का अभिलेख। तो फ्रेंड्स अभिलेखों में हमको इतना इंपॉर्टेंट पढ़ना है। इसी के बाद अब मैं आपसे सिक्कों की बात करता हूं, और सिक्कों की बात मैं करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स सिक्कों में यदि मैं बात करूं तो सिक्कों में इंपॉर्टेंट क्या है, सिक्कों में कुछ ही लोगों के सिक्के ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिनके बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। बाकी जो सिक्कों के बारे में हम चर्चा करेंगे वह उनके शासन काल में करेंगे। तो यदि मैं सिक्कों की बात करूं तो सबसे पहले प्राचीन यदि काल में सिक्के हमको प्राप्त होते हैं तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के हमें प्राप्त
होते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में हमको सिक्के प्राप्त होते हैं। पहली बार 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही सिक्कों को पंचमार्क किया गया। पंचमार्क का मतलब क्या होता है, उस पर कुछ लिखा गया, कोई चित्र अंकित किया गया। इसके पहले जो सिक्के हुआ करते थे उन पर किसी प्रकार का कोई विशेष चित्र अंकित या लेख कुछ नहीं हुआ करता था, केवल वो डिजाइन से चलते थे। जो चौकोर टाइप के होते थे, इस टाइप के सिक्के, कुछ गोल सिक्के, कुछ इस टाइप के सिक्के, लेकिन इन पर कोई विशेष लिखा हुआ नहीं होता था, जिनको हम दीनार वगैरह कुछ कहते थे। लेकिन 6ठी सदी ईसा पूर्व से सिक्कों का महत्व क्यों आया, क्योंकि उसको हम पंच करने लगे, यानी कि उस पर कोई सील या कोई नाम या कोई राजा की प्रतिमा की फोटो, भगवान की फोटो, इस प्रकार के हम उन चित्रों को उन पर अंकित करने लगे। तो जब हमने चित्रों को अंकित किया तो उनको हमने बोला पंचमार्क। सिक्कों को जब उन पर चित्र अंकित होने लगे तो उनको हमने बोला पंचमार्क। फिर फ्रेंड सिक्कों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है स्वर्ण के सिक्के। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि स्वर्ण के सिक्के या आहत मुद्रा सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी की गई, तो यहां हमारा पहला फैक्ट बनता है इंडो ग्रीक यूनानी। तो फ्रेंड्स स्वर्ण मुद्राएं या आहत मुद्राएं सर्वप्रथम किसने जारी की, इंडो ग्रीक यूनानी ने। क्या किया स्वर्ण मुद्रा, प्रथम जानकारी। ठीक, इसके बाद मैं अगली बात करता हूं, तो स्वर्ण के सिक्कों को सबसे ज्यादा किस शासक ने चलाया। तो यदि स्वर्ण के सिक्कों की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा गुप्त काल में चलाए गए। तो स्वर्ण के सिक्के सबसे ज्यादा किस शासकों ने चलाया, गुप्तों के द्वारा चलाए गए। फिर मैं बात करता हूं सोने के सिक्कों की कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए। तो सबसे शुद्ध सोनों के सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाए गए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाए गए। यह फैक्ट होता है स्वर्ण सिक्कों से। इसी के साथ मैं एक और बात करना चाहूंगा सिक्कों की कि एक प्रकार के सिक्के मिलते हैं, एक मैं बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट शासक समुद्रगुप्त की। किसके मिलते हैं हमें, समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त के हमको जो सिक्के मिलते हैं उन पर हमें क्या जानकारी मिलती है, सबसे पहले जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त स्वयं अपने सिक्के पर बीड़ा बजाता हुए हमें दिखाई देता है, बीड़ा वादन करता हुआ हमको दिखाई देता है। इसी के साथ फ्रेंड हमें एक और जानकारी मिलती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि यूप आकार के सिक्के किसके थे। तो यूप आकार की डिजाइन जो होती है, यूप आकार की डिजाइन हमें जो है समुद्रगुप्त के सिक्कों में ही मिले हैं। इसी के साथ एक और फैक्ट यहाँ हमको मिलता है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों में हमको अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। तो किसकी प्राप्त होती है जानकारी, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी। तो फ्रेंड्स सिक्कों में इतना ही हमारे साथ इंपॉर्टेंट था। तो फ्रेंड्स आज हमने इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत को कंप्लीट किया। इस प्रकार हमारा पूरा टॉपिक आज तक के पार्ट में इतिहास को जानने के स्रोत का कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरे चैनल या मेरी वीडियो से कुछ प्राप्त होता है या आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरा आपसे निवेदन है, आप क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद।